हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के अब तक के सहयोग का धन्यवाद। हम 1000 सब्स के बहुत करीब है। प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। वीडियो एंजॉय करिए। ये फिल्म चीन के प्रसिद्ध शहरों में से एक ग्वांगझू में शुरू होती है, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक कहानी बता रहा है कि कैसे जिन तियानबो के नाम से जाने जाने वाले एक क्रूर खलनायक ने अपने प्रभावशाली कौशल से एक ही परिवार के 18 लोगों को मार डाला। तीसरे मास्टर हुआन के साथ युवाओं का एक समूह कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा है। हुआन वास्तव में कहानी से प्रभावित है, इसलिए वह बूढ़े आदमी को कुछ पैसे देता है। बचपन के दोस्त चाओसिन, हु बैंग, मिनरो, चेन वेनशिंग और उसकी बहन शानगर हुआन की उदारता की प्रशंसा करते हैं और बूढ़े व्यक्ति को कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद बोल के आगे बढ़ते हैं। अगले दृश्य में 4 दोस्त एक खुले मैदान में खेल रहे हैं और जिन तियानबो की क्रूरता पर बात कर रहे हैं। अचानक चाओ उठता है और समझाता है कि अगर वह जीन के सामने आता है तो वह उसे तुरंत मारने के लिए अपने बाजी फीस्ट स्किल का उपयोग करेगा। ये सुनकर उसके अन्य दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने केवल बाजी फीस्ट के बारे में पढ़ा है और इसे कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। चिढ़कर चाओ ये कहते हुए उस स्थान से चला जाता है कि उसे अपने फाइट स्किल को पूरा करने के लिए और अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चेन की बहन शोंगुर भी उसके पीछे पीछे आती है। बाद में रात में जब जाओ और चेन बो के पिता का जन्मदिन मनाने के लिए बो के घर पहुंचते हैं तो वे एक भयानक दृश्य देखते हैं जहां बो के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। भयभीत चाओ और चेन घर के चारों ओर बो की तलाश करते हैं, लेकिन उसे खोजने में विफल रहते हैं। थोड़ी देर बाद चाओ बो के मरने वाले पिता के पास जाता है और उसके गले में एक सुई पाता है जिसके चारों ओर शरीर का हिस्सा नीला हो गया है। इसके बाद चाओ अपने चौथे मास्टर ली के पास लौटता है और उसे मृत शरीर पर मिली सुई प्रदान करता है। ली सुई को करीब से देखता है और इसे जीन का एक विशेष हथियार, एक काली जहरीली सुई बताता है। उन्होंने ये भी बताया कि सुई इतनी जहरीली है कि यह 15 मिनट के भीतर किसी को भी मार सकती है। चाओ फिर ली से पूछता है कि क्या उसने जिन को व्यक्तिगत रूप से देखा है। ली जवाब देते हैं कि जिसने भी जिन को देखा है वह बच नहीं पाया है। अगली सुबह हुआन को बो के परिवार के 23 सदस्यों की मौत के बारे में पता चलता है। वह ये भी जानता है कि नरसंहार किसी और ने नहीं बल्कि खुद जिन ने किया था। अपेक्षित रूप से हुआन ये सुनकर चौंक जाता है और हत्यारे से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। इस बीच पुलिस अधिकारी पूरे शहर में लोगों को ये सूचित करने के लिए नोटिस भेजते हैं कि जो कोई भी उन्हें जीन के ठिकाने के बारे में बताएगा उसे सरकार से एक इनाम मिलेगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जिन ने एक पूरे परिवार की निर्दयता से हत्या कर दी है और उनसे एक कीमती वस्तु भी चुरा ली है। इस बीच चाओ पोस्टर को देखता है और अपने दोस्त का बदला लेने की सोचता है। बाद में रात में मास्टर ली और चाओ पर उनके ट्रेनिंग क्लब में 3 अनजान मार्शल आर्टिस्ट्स ने हमला किया। सौभाग्य से ली और चाओ उन एक हमलों से बच गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए वापस लड़ने में सक्षम थे। इसके बाद हमलावर अपने मालिक के पास लौट आए और चाओ को मारने में अपनी विफलता के बारे में उन्हें सूचित किया। जख्मी चेहरे वाला मास्टर अपने आदमियों पर उनके हमले को विफल करने के लिए चिल्लाता है और उन्हें पैसा देने से इनकार करता है। उसी समय ली चाओ के साथ बातचीत करता है और उसे सूचित करता है कि वह अब उसे नहीं सिखा सकता क्योंकि उसका ज्ञान सीमित है। वह बाजी फीस्ट स्किल सीखने के चाओ के आग्रह को समझता है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए वह चाओ को अपना स्कूल छोड़ने और शुएन नामक एक अन्य प्रसिद्ध मास्टर के पास जाने का सुझाव देता है। ली का मानना है कि शुआन बाजी फिस्ट का स्पेशलिस्ट है और चाओ के लिए सबसे अच्छा मास्टर होगा। वह ये भी स्पष्ट करता है कि शुएन सामान्य छात्रों को अपने स्कूल में स्वीकार नहीं करता है। अगले दिन चाओ अपने प्रियजनों को अलविदा कहता है और शुएन के स्कूल की ओर जाता है। कुछ घंटों तक चलने के बाद वह अंत में अपने गंतव्य पर पहुंचता है और शुएन से उसे एक छात्र के रूप में लेने का अनुरोध करता है। हालांकि प्रसिद्ध मास्टर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बताया कि वह किसी नए छात्र को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन चाओ बाजी फिस्ट के कौशल को सीखने के लिए इतना दृढ़ है कि वह 2 दिनों के लिए स्कूल के बाहर रहता है और बाजी फिस्ट कौशल सीखने का अनुरोध करता है। जब भी वह उसके पास से गुजरता है, उसके पेशेंस और डेडिकेशन से प्रभावित होकर शुआन चाओ को उसका पीछा करने के लिए कहता है और उसे पहाड़ों में शांत स्थान पर ले जाता है। वहां वह उसे बेसिक घरेलू काम करना सिखाता है और फिर से उसकी ईमानदारी की जांच करता है। अगले दिन शुएन उसे बाजी फिस्ट में महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल सिखाना शुरू करता है। वह उसे उसके फोरआर्म्स पर भारी वजन डालता है और पूरे ट्रेनिंग के दौरान वजन उठाता है। मास्टर शुएन को प्रभावित करते हुए सियाओ ने लापरवाही का एक भी संकेत नहीं दिखाया। लगभग 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद शुएन चाओ से कहता है कि उसे शहर लौट जाना चाहिए क्योंकि उसने सुना है कि उसके पिछले मास्टर को कुछ हो गया है।
बिना समय बर्बाद किए चाओ कस्बे में आता है और उसे पता चलता है कि उसके चौथे मास्टर ली की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा वहाँ के लोगों का मानना है कि चाओ हत्यारा है, क्योंकि ली ने उसे छोड़ दिया था और उसे दूर भेज दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि चाओ का संबंध जिन तियानबाओ से है। डर के मारे चाओ शहर से भाग जाता है और अपनी पुरानी एकेडमी में पहुंचता है, जहां उसे आश्चर्यजनक रूप से वही सुई मिलती है जिसका इस्तेमाल बोंग के परिवार को मारने के लिए किया गया था। इससे चाओ को यकीन हो जाता है कि जिन ने एकेडमी में प्रवेश किया था और उसके गुरु को मार डाला था। अगले दृश्य में कस्बे में घूमते हुए चाओ शानगर से मिलता है और वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसे अपने घर ले जाती है और उसे अपने भाई चेन की दयनीय स्थिति दिखाती है। शोंगुर चाओ को सूचित करती है कि उसका भाई अफीम का आदी हो गया है और इसकी एक खुराक पाने के लिए कुछ भी करेगा। इसके अलावा वह बताती है कि चेन ने अफीम विक्रेता को भुगतान करने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है और अब उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। दुख की बात है कि वह बताती है कि उसके पिता स्थिति को संभाल नहीं सके और कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये सब सुनकर चाओ शानगर को सांत्वना देता है और साथ में वे अपने गुरु की कब्र पर जाते हैं। चाओ अपने दिवंगत गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और शोंगुर को ये भी बताता है कि वह जिन तियानबाओ के कारण हुई सभी परेशानियों का बदला लेगा। इतना कहकर वह अपने वर्तमान मास्टर के पास लौट जाता है। जैसे ही वह शुवान से सुनसान इलाके में मिलता है, वह और अधिक मेहनत करने और उसे गर्व महसूस करवाने का वादा करता है। शुन तब अपने ट्रेनिंग की मात्रा बढ़ाता है और उसे अपनी लिमिट तक धकेलता है। उसे काफी सिखाने के बाद शुवान एक पत्र के साथ चाओ को घर में अकेला छोड़ देता है। पत्र में शुवान ने उल्लेख किया है कि उसने बाजी फिस्ट से संबंधित सब कुछ सिखाया है और अब चाओ की अभ्यास करने और कौशल में महारत हासिल करने की बारी है। इसके बाद एक दृढ़ चाओ जिन तियानबाओ को खोजने और अपने मास्टर और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला लेने का फैसला करता है। अगले दृश्य में जब चाओ शहर में आता है तो वह देखता है कि कुछ गैंगस्टर शोंगुर को ले जा रहे हैं और उसकी गर्दन में चाकू रख रखा है। बदमाशों ने शोंगुर को धमकी भी दी कि उसके भाई ने उधार में जो अफीम खरीदा है उसका पैसा जल्दी चुका दिया जाए। चाओ टाइम पे बीच बचाव करता है और गैंगस्टरों से लड़ता है, लेकिन उन्हें शोंगुर को ले जाने से रोकने में विफल रहता है। वह फिर चेन को देखने के लिए घर के अंदर जाता है और उसे फर्श पर पड़ा देखकर उदास हो जाता है। दुर्भाग्य से उसी समय गैंगस्टर लौट आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। चाओ उनसे लड़ता है और उन्हें पीटता है और उन्हें बोलता है कि वह उनके मास्टर से मिलना चाहता है। क्षण भर बाद गैंगस्टर समूह का स्कारफेस मास्टर वहां पहुंचता है। चाओ ये जानकर चौंक जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बोंग है। बोंग ने चाओ पर उसके धन से ईर्ष्या करने और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने का आरोप लगाया। चाओ आरोपों से इनकार करता है, लेकिन बोंग ने खुलासा किया कि जब उन्होंने उसके परिवार पर हमला किया तो उन्होंने चाओ के बाजी फिस्ट मैनुअल को एक हत्यारे के साथ देखा। उसने ये भी बताया कि चाओ ने अपने अपराधों के बारे में पता चलने के बाद ली की हत्या कर दी। ये सुनकर चाओ उसको समझाने की कोशिश करता है और उसे वह काली सुई दिखाता है जो उसे एकेडमी में मिली थी, लेकिन बोंग ने सुनने से इनकार कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान चाओ ने उसकी छाती पर हमला किया, जिससे बोंग बुरी तरह घायल हो गया। इसलिए जख्मी गैंग लीडर इस वादे के साथ पीछे हट जाता है कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे। अगले दिन चाओ पास के एक एंटीक पॉन स्टोर पर जाता है और शोंगुर के बंधकों को भुगतान करने और उसे मुक्त करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कुछ सामान बेचता है। पॉन शॉप में उसने बोंग के घर के जैसा एक फूलदान देखा। वह दुकान के मालिक से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है जिसने उसे वह बेचा था, लेकिन मालिक ने जवाब देने से इनकार कर दिया। लौटते समय चाओ ने कुछ लोगों को पास में फाइट कंपटीशन के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जहां विजेता को जीत की राशि के रूप में $20 मिलेंगे। बिना समय बर्बाद किए चाओ अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर फाइट कंपटीशन में पहुंचा। इसके बावजूद तीसरा मास्टर हुआंग जल्दी से उसे पहचान लेता है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना और लड़ाई का आनंद लेना पसंद करता है। अपने पहले दौर के दौरान चाओ एक समुराई योद्धा से लड़ता है और कई प्रयासों के बाद उसे हरा देता है। मैच समाप्त होने के बाद हुआंग चाओ को अपने घर बुलाता है और उसे पुरस्कार के रूप में $30 प्रदान करता है। वह उसे अपने छात्रों को अपनी अकादमी में बाजी के कौशल में महारत हासिल करने के लिए सिखाने के लिए भी कहता है, लेकिन चाओ मना कर देता है। बाद में चाओ किडनैपर के स्थान पर लौटता है और उन्हें उनके द्वारा मांगे गए पैसे प्रदान करता है, लेकिन इस बार किडनैपर ने बताया कि उन्हें शानगर को मुक्त करने के लिए $30 के बदले $50 की आवश्यकता है। क्रोधित होकर चाओ किडनैपरों के साथ बहस करता है और उसके स्क्वाड के अन्य सदस्यों के साथ लड़ता है और शंगार को रिहा करता है।
फिर दो दोस्त अफीम के स्टॉक को आग से नष्ट कर देते हैं ताकि यह और युवाओं के जीवन को नुकसान न पहुंचा सके। घर लौटने के बाद शेंगर्स ने सुझाव दिया कि वे खिड़की से भाग जाएं क्योंकि उनके द्वारा लड़े गए पुरुषों में से एक की हाल ही में मृत्यु हो गई है। फिर चाओ चेन को अपनी पीठ पर लादकर जंगल की ओर ले जाता है और शानगर के साथ शहर छोड़ देता है। साथ में वे उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां चाओ के मास्टर शुवान उसे ट्रेन करते थे। शोंगुर और चेन को कमरे में बिठाने के बाद चाओ घर से मुर्दाघर की ओर निकल जाता है। वह चुपके से समुराई सेनानी के मृत शरीर की जांच करता है और उसकी पीठ पर वही काली सुई पाता है। उसे एक लॉकेट भी मिलता है जिसे मास्टर हुआंग ने अपनी कमर पर लटका रखा है। फिर वह तुरंत पॉन शॉप पर जाता है और मालिक को धमकाता है कि वह उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई बताए जिसने उसे फूलदान बेचा था। थोड़ी सी धमकी के बाद दुकान के मालिक ने आखिरकार खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसे फूलदान बेचा था वह कोई और नहीं बल्कि हुआंग का नौकर है। अगले दिन चाओ अपने दोस्तों चेन और शानगर को सब कुछ बताता है। भाई बहन चाओ की मदद करना चाहते हैं, इसलिए जब वह मास्टर हुआंग को खोजने के लिए निकलता है तो चेन बोंग से मिलने के लिए भाग जाता है। दुर्भाग्य से मास्टर के स्थान पर पहुंचने के बाद उसने अपने कार्यकर्ता के साथ हुआंग की बातचीत को सुन लिया कि वह अफीम के जलने से कितना नुकसान में है। हुआंग ने अपने आदमियों से चाओ को खोजने के लिए कहा ताकि वे एक साथ बजीफिस्ट सीख सकें। वह अपने आदमियों को चाओ को मारने के लिए भी कहता है यदि वह बात नहीं मानता। इस बीच चेन बोंग से मिलता है और उसे अपने दोस्त पर विश्वास करने के लिए कहता है। वह उसे ये भी बताता है कि वह उसे उसके परिवार का हत्यारा दिखा सकता है। उसी समय चाओ हुआन का सामना करता है और उसे बताता है कि वह जानता है कि वह जीन तियान बाओ है। हुआन बुरी तरह से हंसता है। वह उन आरोपों पर हंसता है जो कहती है कि वो कुख्यात हत्यारा जिन है। वह फिर चाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चेन और बोंग अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। साथ में वे हुआंग से लड़ते हैं, लेकिन शक्तिशाली मास्टर बोंग को एक जहरीली काली सुई से मार देता है। डर के मारे चेन और चाओ बोंग को अपनी पीठ पर लादकर मेडिकल स्टेशन की ओर भागते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि बोंग का निधन हो गया क्योंकि उसके अंदर घातक जहर इंजेक्ट हो गया था। उसे दफनाने के बाद समूह जंगल से घर लौटता है, जहां चाओ बाजीफिस्ट के रूल्स का पालन करना शुरू कर देता है और बहुत कठिन तरीके से ट्रेन होता है। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वह हुआंग पर नजर रखने के लिए शहर लौटता है। एक दिन जब वह खिड़की से देखता है तो उसे कुछ चौंकाने वाली खबर मिलती है। हुआंग अपना मुखौटा उतारता है और खुद को चौथा मास्टर ली बताता है। ये पता चला कि वह कभी मरा नहीं था और सिर्फ हुआंग होने का नाटक कर रहा था। पहले जो शव मिला था वह दरअसल हुआंग का ही था। इस बीच ली ने चाओ को खिड़की के छेद से झांकते हुए देखा और उस पर एक सुई फेंकी। सौभाग्य से चाओ सुई से बचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ली अपने कमरे से बाहर निकलता है और चाओ को बताता है कि जिन तियान बाओ एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसे उन्होंने तब बनाया था जब उसके हुआंग और बोंग के पिता ने एक अमीर परिवार पर उनके धन के लिए हमला किया था। फिर वह उल्लेख करता है कि बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी वह अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि हुआंग और बोंग के पिता उसकी तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। ली स्वीकार करता है कि उसने अपने दोस्त की सफलता से जलन महसूस की और उन्हें एक एक करके मार डाला। ये कहते ही वह चाओ पर भी हमला कर देता है। हालांकि इस बार चाओ अपनी विशेष बाजी मुट्ठी तकनीकों का उपयोग करता है और ली को आसानी से हरा देता है, लेकिन अपने पूर्व मास्टर को मारने के बजाय वह उसे पुलिस को सौंप देता है। अंतिम दृश्य में चेन और शानगर चाओ के पास जाते हैं और उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछते हैं। चाओ उन्हें बताता है कि उसने अपराधी को ढूंढ लिया और लगभग उसे मार डाला। वहीं ली को पकड़ने पुलिस भी वहां पहुंच गई। चाओ अपने पूर्व मालिक के करीब आता है और उसके लिए अपना आभार व्यक्त करता है। ले जाने से पहले ली ने चाओ को बाजीफिस्ट का मैनुअल सौंप दिया और उसे बताया कि वह उसे एक ग्रैंड मास्टर बनते देखना चाहता है। फिल्म उसी बूढ़े व्यक्ति के साथ समाप्त होती है जो फिल्म की शुरुआत से कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे चाओ एक महान बाजीफिस्ट मास्टर बन गया।